ब्लर होगा तो बताना। बोलो कौन लिखवाया था? सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण लिखिए, एक दो वो बता देते हैं। पारा धातु का निष्कर्षण, पारा धातु का निष्कर्षण। अब ऐसे भी जो चलेगा, एकरा को इतना सीरियसली नहीं लेगा, ठीक है। यूट्यूब पे भी बोल देते हैं तुम लोग को उतना सीरियसली नहीं लेना है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बड़ी कम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। जो आना था वो लास्ट था भर्जन और निस्तापन, वहीं तक से आता है, इसमें से अब नहीं आता है, फिर भी लिख लो। पारा धातु का निष्कर्षण, पारा धातु का निष्कर्षण। सबसे पहले लिखिएगा पारे का संकेत, पारे का संकेत, और नीचे लिखोगे पारा का परमाणु संख्या। मतलब लिखना कैसे होगा? तो रियल में मेटलर्जी जो चलता है ना, वो 10th के ने 12th के, रियल में जो मेटलर्जी है वो 12th के लेवल के, और अब तो 12थों से गायब कर दिया है मेटलर्जी, नया जो सिलेबस शायद आया है। पहले लिखना होगा पारा का संकेत, दूसरे नंबर में लिखोगे पारा का परमाणु संख्या, बोलो या परमाणु क्रमांक बोलो। फिर तीसरे नंबर में लिखना होगा कि आखिर पाया कहाँ कहाँ जाता, मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में, जो भी। तो पारा को सूचित किससे किया जाता है, या पारा का संकेत बताइए। mg ना, hg, mg तो कुछ और है। पारा के संकेत hg, मरकरी, hg, पारा के परमाणु संख्या। तो सब याद रहता है तो याद रखो, नहीं याद रहता है तो एक दो गो तो है ही है, याद कर लो उसको। पारा के परमाणु संख्या 80, पारा के परमाणु संख्या 80। आगे पैराग्राफ चेंज करके उपस्थिति लिखो, पारा की उपस्थिति। देखो डैश, पारा प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता है, पारा प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता है, पारा प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता है, पारा प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता है, पारा प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता, पारा प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता है, पारा प्रकृति में, पारा प्रकृति में, पारा प्रकृति माने नेचर, नेचर माने, अरे नेचर माने, नेचर माने नेचर, वातावरण, मिट्टी, वायु, जो भी बोलो, पानी, जो आप कह सकते हैं। तो पारा प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता, यह मुक्त अवस्था में बहुत कम मिलता है, 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 मुक्त अवस्था में बहुत कम मिलता है, यह मुक्त अवस्था में बहुत कम मिलता है। पारा के परमाणु संकेत, सॉरी पारा के संकेत, तेरा रट्टा नहीं मारे पड़ेगा, 2-3 बार अगर खाली देख लेता है इनको, या पहले से भी आपको याद होगा। Hg माने पारा, Hg मतलब पारा। हाँ, परमाणु संख्या भले याद रखे पड़ेगा कि पारे का परमाणु संख्या 80, पारे का परमाणु संख्या 80, पारा के परमाणु संख्या 80, पारा के परमाणु संख्या 80। अब वो कितना रट्टा मारेगा, याद हुआ तो हुआ, नहीं याद हुआ तो 2-3 बार लिखते याद हो जाता है कि हाँ भाई 80 किसका परमाणु संख्या है, पारा। कुछ ही तो यादें रखना है, जैसे कि पारा है, कॉपर है, लेस रिएक्टिव कौन कौन हो गया, पारा, कॉपर और सिल्वर। अरे हम क्यों आगे आओ, या क्यों हम आगे आओ, क्यों हम आगे आऊँ, और प्लेटिनम। इतने तो टेंशन नहीं लेना है, मतलब तुमको Hg याद रखना है, कॉपर याद रखना है, सिल्वर याद रखना है, गोल्ड याद रखना और
प्लेटिनम, क्योंकि लेस रिएक्टिव अगर पूछे कि लेस रिएक्टिव मेटल कौन कौन है, अगर पूछ दिया जाए कि लेस रिएक्टिव मेटल के बारे में बताइए, तो कौन कौन लेस रिएक्टिव मेटल है, कौन कौन धातु है जिसकी अभिक्रियाशीलता कम है, बताओ। Hg तो है ही है जी, हम समझ सकते हैं उसका नाम, वो मैग्नीशियम नहीं है, मरकरी है। कहाँ मैग्नीशियम तुमको नजर आ गया इसमें? ये सब चीज भी जोड़ देना है ना, क्या बढ़ेगा। आते जाते हो, बहुत अच्छा बात है, कोई पूछ दिया नहीं बताओगे तो और तो गलत बात ही है। यहाँ लिखल है फिर भी नहीं बता पा रहे हो, तू बोलो कौन कौन से धातु है जो कि लेस रिएक्टिव है। हाँ हम आगे आए, हम समझ सकते हैं, लेकिन धातु बताएं। हाँ तो जब तुम लोग के साथ ही हालत है तो जो बाद में यूट्यूब पे देखेगा उसको कितना समझ में आएगा, जबकि धोनी ऑफलाइन सामने दम देख रहे जे धोनी लिखा हुआ भी फिर भी नहीं समझ में आ रहा। अब पता नहीं वाला चीज़ वहाँ कम से कम हम 20 बार बोलते होंगे, एक दो बार तो अभी ये कम से कम बोलती होंगे। बोलने के मामले में 20 बार से कम नहीं, ज़्यादा ही बोले होंगे हम। अगर कहें कि लेस रिएक्टिव मेटल कौन कौन है तो क्या बताओगे तुम? लिखा हुआ लेस रिएक्टिव मेटल, खाली यहाँ से हम झाप दिए कि लेस रिएक्टिव मेटल कौन कौन है। हाँ हो ही गया, लगभग हो ही गया, लेकिन लगभग में हो गया, पूरा पूरी नहीं हुआ। अगर तुम लोग से पूछ दिया जाए तू बता कि लेस रिएक्टिव मेटल कौन कौन है? कॉपर, पारा, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। यहाँ लिखल है ना, क्यों हम आगे आऊँ पीटी, मतलब कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये लेस रिएक्टिव मेटल है। लेस रिएक्टिव के मतलब है ना कि अगर इसको खुले हवा में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ उतना जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, उतना ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे एल्युमिनियम जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, बैठो, एल्युमिनियम जल्दी से, आयरन जल्दी से, जिंक जल्दी से, लेकिन ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करे। अरे लिखना नहीं यार, लिखना बंद करो, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। साइंस में लिखना है, मानते हैं कि लिखना है, लेकिन उतना नहीं कि खाली लिखते रहो। लेस रिएक्टिव मेटल याद होना चाहिए, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। बहुत के नहीं मालूम होता है, तुमको लगता है कि तुमको मालूम है, ये क्या बता रहे हैं ये सब चीज़, बहुत के तो ये भी नहीं मालूम है। हाई रिएक्टिव मेटल अगर पूछ दे कि उच्च अभिक्रियाशील वैसा धातु जिसकी अभिक्रियाशील जो ज़्यादा सक्रिय है, वो एकागो एग्जाम्पल के नाम बताओ तो नहीं बता पाता है बहुत। एकागो एग्जाम्पल के नाम बोलो तो ढेरे सारे एग्जाम्पल है। मान लो तुमसे पूछ दें कि हाँ रिएक्टिविटी सीरीज में लगभग हम जितना धातु बोलते हैं उस धातु का नाम बताइए जो ज़्यादा रिएक्टिव है। हाँ लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, तो फिर ही क्या है? क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हाई रिएक्टिव मेटल कौन कौन आएगा पता तो चलना चाहिए। मान लो तुमसे पूछते हैं हाई रिएक्टिव मेटल, बोलो अंश क्या है? पोटेशियम, हाँ हाँ, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, हाँ वो याद रखोगे ना कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो याद हो जाएगा केदार पोटेशियम, केदारनाथ सोडियम का, कैल्शियम, ये सब याद हो जाएगा। बैठो, सोडियम पोटेशियम जितना है ना सब रटे की नहीं जरूरत है, यहाँ से याद रहता है। केदारनाथ का माली
आलू जरा फीका पकाता है हाइड्रोजन से काम चल जाएगा। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐसे बीच में रखा जाता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं और कम रिएक्टिव भी नहीं। और कुछ बच रहा है कि टीन, ठीक है टीन लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रफली अगर इतना भी याद रहता है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई सब मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है। केदारनाथ का माली एजा पे लिथियम भी लिख दो, ज़्यादा रिएक्टिव है। ये सब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और ये सब कम रिएक्टिव मेटल है। अब फिलहाल अभी हम जिक्र क्या कर रहे हैं, ज़्यादा रिएक्टिव के या कम रिएक्टिव के। अब इसमें भी कुछ मॉडरेट आता है, कुछ बीच वाला, कोई बहुत ज़्यादा। बीच वाला बात करें तो नीचे वाला जैसे कि आयरन बीच वाला है, लीड जिंक भी लगभग बीच वाला है, एल्यूमिनियम को भी लगभग बीच वाला कह सकते हैं। इसके ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी। जैसे ये दोनों में पूछ दे कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या मरकरी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो रट्टा मरावल गया उसके हिसाब से तो कॉपर ज़्यादा है, मरकरी कम है। जैसे सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव है कि गोल्ड ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब हवा में छोड़ेंगे तो जल्दी कौन खराब होगा, सोना जल्दी खराब होगा या चांदी जल्दी खराब होगा? चांदी जल्दी खराब होगा। खराब होगा मतलब कि चांदी जल्दी अभिक्रिया करेगा, हवा के साथ में चांदी जल्दी अभिक्रिया कर लेगा, और सोना देर से अभिक्रिया करेगा। जो जितना देर से अभिक्रिया करता है वो उतने अच्छा है, जो जितना देर से अभिक्रिया करता है उतने अच्छा है, मतलब वो उतने महंगा है। सोना से भी महंगा कौन है? प्लेटिनम। फिलहाल ये सब तो कितना बार बोले हैं। यहाँ पे पारा के संकेत लिखना, अगर पूरा के पूरा धातु की निष्कर्षण करना तो पहले पारा के संकेत लिख दीजिएगा, पारा के परमाणु संख्या, उसके बाद बता दीजिएगा कि पारा हाँ उपस्थिति, पारा प्रकृति में हाँ विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता, मतलब बहुत बड़े मामले में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ भी देखो वहाँ पारे पारा, ऐसा बात नहीं है, विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता है। और मुक्त अवस्था मतलब फ्री फॉर्म, मुक्त अवस्था में बहुत कम मिलता है, मुक्त अवस्था में बहुत कम पाया जाता है या कम मिलता है, पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कम मिलता है, जल्दी मिलता नहीं मुक्त अवस्था में। नीचे लिखिए पारा के प्रमुख अयस्क, देखिए डैश, पारा के प्रमुख अयस्क देखिए डैश, पारा के परमाणु संख्या 80, पारा की परमाणु संख्या 80। 3-4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा, 3-4 को तो एलिमेंट है। पारा के प्रमुख अयस्क लिखिए, पारा के प्रमुख अयस्क सिनेबार और सिलेनाइड है। 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 पारा के अयस्क के नाम बताइए जो मेनली इसका अयस्क है। पारा के अयस्क सिनेबार और सिलेनाइड है। पारा के प्रमुख अयस्क बताइए कौन कौन है? सिनेबार
या सिनाबार, जो भी बोलो, सिनेबार और सिलेनाइड है। सिलेनाइड, सिनेबार और सिलेनाइड। सिनेबार के फॉर्मूला अगर पूछे तो मरकरी सल्फाइड HgS, और सिलेनाइड के अगर फॉर्मूला पूछे तो HgSE। सिनेबार और सिलेनाइड, लेकिन मेनली इस्तेमाल होता है हर जगह सिनेबार। आगे लिखेंगे कि पारा धातु का निष्कर्षण, पारा धातु का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार अयस्क से किया जाता है। पारा धातु का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार अयस्क से किया जाता है। पारा धातु का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार अयस्क से किया जाता है। सिनेबार, सिनेबार HgS। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कोई भी धातु की अगर निष्कर्षण रहेगा तो सबसे पहले लिखना कौन सी होगा? सबसे पहले लिखना होगा संकेत। 10th लेवल के ही करना है, संकेत लिखना है, उसके बाद परमाणु संख्या लिखना है, फिर ही बताना है कि प्रकृति में कैसे पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो पारा मुक्त अवस्था में कम पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो अगर मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर मुक्त अवस्था में कम पाया जाता है तो ये कौन सी अवस्था में पाया जा रहा है? तो जिस भी अवस्था में पाया जाता है ना, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं कि संयुक्त अवस्था है। संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये मुक्त अवस्था में बहुत कम पाया जाता है। ये पाया जाता है कौन सी अवस्था में? संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था के मतलब क्या हो गया? संयुक्त अवस्था के मतलब है कि अकेले एटम के फॉर्म में नहीं रहेगा, बल्कि किस फॉर्म में रहेगा? कंपाउंड के फॉर्म में। कंपाउंड के मतलब है कि दो या दो से तरह के परमाणु, दो या दो से अधिक तरह के। तो है तो मरकरी है और क्या है? सल्फर है। यहाँ पे मरकरी है और सेलेरियम है। तो है तो दो अधिक तरह के, मतलब दो तरह के एटम है। दो तरह के एटम है, इसका मतलब ये कंपाउंड है। और ये भी क्या है? तो हमको जनरली कंपाउंड मिलता है। इसलिए पहले पारा के संकेत लिखे Hg, उसके बाद पारा के परमाणु संख्या 80, उसके बाद पारा प्रकृति में कैसे पाया जाता है? तो प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता, मतलब कम पाया जाता है। और खास करके यह मुक्त अवस्था में बहुत ही कम पाया जाता है। यह किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था के मतलब है कि मरकरी अकेले नहीं रहेगा, मरकरी जरूर किसी के साथ में रहेगा। यहाँ मरकरी किसके साथ में? सल्फर के साथ में। और यहाँ मरकरी किसके साथ में? तो इसी को बोलते हैं संयुक्त अवस्था में। तो लिख देंगे कि संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। पारा के प्रमुख अयस्क सिनेबार है और सेलेनाइड है। लेकिन मेनली अगर यूज किया जाए कि धातु का जो निष्कर्षण होता है उसमें मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है सिनेबार। इसका नहीं होता है लेकिन ज़्यादा करके सिनेबार। तो लिखेंगे कि पारा धातु का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार अयस्क से किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके हो गया। कौन कौन पॉइंट एक बार फिर से जरा रिपीट कीजिए, क्या क्या आप लिखे? सबसे पहले लिखे होंगे पारा के परमाणु, पहले संकेत, पहले पारा के संकेत। पारा के संकेत Hg, पारा के परमाणु संख्या 80। प्रकृति में पारा कैसे पाया जाता है? तो प्रकृति में पारा विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता है। यह मुक्त अवस्था में बहुत कम पाया जाता है, बल्कि यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। फिर लिखेंगे पारा के प्रमुख सिनेबार। पारा के प्रमुख है सिनेबार है, सेलेनाइड है। सिनेबार के फॉर्मूला HgS और सेलेनाइड के फॉर्मूला HgAc। उसके बाद ठीक है भाई, इन दोनों में से हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो पारा धातु के निष्कर्षण के लिए मुख्यतः सिनेबार अयस्क का प्रयोग किया जाता है। यह कह सकते हैं कि पारा धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से सिनेबार से किया जाता है। ठीक है, ये सब जानकारी बता दिए। अब सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, सबसे पहला काम होता है, वो सबसे पहला काम होता है सांद्रण। सबसे पहला काम है सांद्रण। सांद्रण अगर हो जाता है फर्स्ट स्टेप में, तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? सांद्रित अयस्क से, हाँ, सांद्रित अयस्क को या सांद्रित अयस्क से, जो भी बोलो, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना।
धातु के ऑक्साइड में बदलना। उसके बाद अगर धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है तो लास्ट में क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण दिखाई देता है। ये तीनों प्रोसेस, अभी तो ये तीनों शुरू भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ इतने बताएं कि पारा के संकेत क्या होता है, Hg। पारा के संकेत Hg। पारा की परमाणु संख्या 80। पारा प्रकृति में विस्तृत रूप में कम पाया जाता है या मुक्त अवस्था में कम पाया जाता है, ज़्यादा करके संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। पारा के प्रमुख है सिनेबार। सिनेबार, सिनेबार के फॉर्मूला HgS। और भी है सिलेनाइड, सिलेनाइड के फॉर्मूला HgS। लेकिन पारा धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किससे किया जाता है, सिनेबार से किया जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कैसे किया जाता होगा। तो लिखेंगे पहले पारे के अयस्क का सांद्रण, पारे के अयस्क का सांद्रण, या डायरेक्ट अगर बोलो तो सिनेबार का सांद्रण। पारे के अयस्क का सांद्रण, या डायरेक्ट लिखा जाए तो कह सकते हैं कि सिनेबार का सांद्रण, क्योंकि मेनली तो यही तीनों प्रोसेस है, सांद्रण, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना, और थर्ड नंबर में कि धातु के ऑक्साइड से धातु का। ये तो ऐसे ही जानकारी दे दी कि आखिर पारा के बारे में आप निष्कर्षण कर रहे हैं, तो पारा के संकेत क्या होता है, Hg। पारा के परमाणु संख्या कितना होता है, 80। प्रकृति में इसका विस्तृत उपलब्धि नहीं है, मतलब पारा प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता, यानी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि संयुक्त अवस्था में। संयुक्त मतलब 2 या 2 से अधिक एटम रहेगा, तो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं कि अयस्क है। तो पारा के अयस्क बताइए, सिनेबार और सिलेनाइड। सिनेबार के फॉर्मूला HgS, सिलेनाइड के फॉर्मूला HgAc हो गया। अब स्टार्ट होता है कि ठीक है भाई, इन दोनों में से आप किसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो पारा धातु का निष्कर्षण के लिए हम ज़्यादा उपयोग करते हैं सिनेबार के। तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे। बोला तो क्या बोल रहे थे, हाँ, पारे के अयस्क का सांद्रण, या तो कह सकते हो सिनेबार का सांद्रण। लिखो सिनेबार, सिनेबार एक सल्फाइड अयस्क है, सिनेबार एक सल्फाइड अयस्क है, सिनेबार एक सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसके सांद्रण के लिए, या इसका सांद्रण, इसके सांद्रण के लिए लिखो ना, सिनेबार एक सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसके सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि। अब रहा बात फेन प्लवन विधि क्या, तो यहाँ नहीं बताना, हम पहले ही बता चुके हैं, वो पहले ही बतावल है फेन प्लवन विधि। सिनेबार एक सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसके सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है। या कह सकते हैं कि फेन प्लवन विधि के द्वारा सिनेबार का सांद्रण किया जाता है। जैसे भी बोलो ना, आगे पीछे चलेगा। सिनेबार के सांद्रण के लिए कौन सा विधि उपयुक्त करते हैं, सांद्रण के लिए कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, सिनेबार के सांद्रण के लिए कौन सा मेथड, सिनेबार का अगर सांद्रण करना है तो कौन सा मेथड, सिनेबार के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि। कोई पूछेगा यही विधि काहे चुने, फेन प्लवन की फेन प्लवन प होता है, फेन प्लवन विधि। सिनेबार के सांद्रण के लिए यही विधि काहे चुने, फेन प्लवन विधि ही काहे बोले। सोचना है, हर चीज़ देखो लिखा देंगे, तुम रट लोगे तो बेकार है। सोचना है, सोचोगे कब, जब कोई पूछता है, जब कोई पूछता है। नहीं पूछेगा तो तू सोचबे नहीं करोगे। अगर कोई 2 बात बोल देता है ना, या तो गरिया दे या तो बहुत अच्छा बात बोल दे, तबे जाके घर में सोचता है हमरा गाली दे दिया, हमरा अच्छा बात, बड़ी अच्छा बात बोल दिया। नहीं पूछेंगे, चुपचाप लिखा देंगे, घरे जाओ, लिखा देंगे, घर जाओ, लिखा देंगे, घर जाओ, तो कभी सोचबे नहीं करोगे। हम पूछते हैं ना, तब बाकी के दिमाग चलता है। जैसे तुमसे पूछ देंगे, मान लो तुम्ही से फेन प्लवन विधि क्या है, तो पूछे तुमसे, बाकी सबके दिमाग चालू हो गया, सब सोचना शुरू कर देगा फेन प्लवन विधि क्या होता है।
फेन प्लवन विधि में सबसे पहले पानी से भरे बीकर में मतलब हाँ, कहने का मतलब इस विधि में हम एक बीकर लेते हैं जो पूरा के पूरा पानी से भरा रहता है, उसमें तारपीन का तेल डालते हैं, हो सके तो सर्फ का अपमार्जक का इस्तेमाल कीजिए जिससे बबल बने, फेन बने, और उस पानी से भरे बीकर में सल्फाइड अयस्क का पाउडर बना लेते हैं और उस पाउडर को उसके नीचे डालते हैं। सल्फाइड अयस्क जो है वो पानी से भीगता नहीं है बल्कि वो तेल से भीग जाता है, लेकिन जो गंदगी होता है वो पानी से भीग कर नीचे बैठ जाता है। और जब हम उसमें एयर ब्लो करते हैं मतलब हवा का झोंका भेजते हैं तो हवा के झोंके के साथ या कहो कि फेन के साथ सल्फाइड अयस्क ऊपर आ जाता है। ये सब भी ध्यान रखना है। पता चले कि सांद्रण के लिए कौन सा विधि अप्लाई कर रहे हैं, फेन प्लवन विधि। अब फेन प्लवन विधि ये नहीं मालूम है, फेन प्लवन विधि क्या यही नहीं मालूम है, फेन प्लवन विधि पता होना चाहिए। फिलहाल इस पे आइए टॉपिक पे कि सिनेबार के सांद्रण के लिए कौन सा विधि उपयुक्त है या किस मेथड से हम सिनेबार का सांद्रण करते हैं। कहेंगे फेन प्लवन विधि के द्वारा सिनेबार अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फेन प्लवन विधि के द्वारा सिनेबार अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फेन प्लवन विधि के द्वारा सिनेबार अयस्क का सांद्रण किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि सिनेबार के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है। फेन प्लवन विधि के द्वारा सिनेबार का सांद्रण हो गया। अब सांद्रण के लिए क्या करें, तो सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। देखिए डैश सांद्रित अयस्क से धातु के ऑक्साइड में बदलना। हाँ, सांद्रित अयस्क को भी कह सकते हैं कि यही अच्छा है। सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। सिनेबार के फॉर्मूला क्या है, अभी लिखे भी है। सिनेबार के फॉर्मूला याद रखना, HgS। अगर हम सांद्रण कर रहे हैं, मान लेते हैं कि सांद्रण प्रोसेस में सल्फर नहीं जाएगा, मतलब सल्फर ऐसा नहीं कि उड़ जाएगा, अब मरकरी अलग हो जाएगा। अरे सांद्रण माने सिंपल है कि इसमें जो बालू, मिट्टी, गंदगी जो ऊपर से जो धूल धक्कड़ लगल था ना, उसको पोंछ पाछ के, झाड़ झुड़ के, फटक उटक के जैसे भी हम साफ कर लिए। मतलब अभी भी सांद्रण हो गया, मान लेते हैं सांद्रण आप कर दिए, फिर भी HgS ही है। और इसको अब हम चाहते हैं ना कि जो भी है सांद्रित हो गया, मतलब गंदगी इसका निकल गया। अब सांद्रित अयस्क से चाहते हैं कि बदल जाए, किसमें, धातु के ऑक्साइड में। यानी अब हम चाहते हैं कि HgS कुछ भी हो लेकिन यहाँ से सल्फर गायब हो, जो भी करना पड़े हमको, हम चाहते हैं यहाँ से सल्फर गायब हो। अब प्रयास करेंगे कि सल्फर गायब हो के वजह पे चिपका दे कुछ ऑक्सीजन। सल्फर हटेगा, ऑक्सीजन लगेगा, तब न बोलेंगे कि हाँ भाई अभी किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में। और हमको अब वही करना, तो सोचना ही है कि यहाँ पे जो भी मेथड अप्लाई करेंगे उसको क्या बोलेंगे, भर्जन के निस्तापन का है। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, सल्फाइड है, इसमें ऑक्सीजन। भर्जन किसके लिए उपयुक्त है, अगर कोई पूछेगा कि भर्जन से आप क्या समझते हैं, क्या बताओगे। देखो भर्जन रहे चाहे निस्तापन रहे, दोनों के दोनों सेम चीज़ है। भर्जन रहे चाहे निस्तापन रहे, दोनों सेम चीज़ है। कोई चीज़ सेम चीज़ है। भर्जन या निस्तापन का मतलब है कि आप सांद्रित अयस्क को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, धातु के ऑक्साइड में। सांद्रित अयस्क से आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, धातु के। सांद्रित अयस्क को आप कन्वर्ट कर रहे हैं धातु के, और सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के दो प्रोसेस है, मतलब दो विधि है, एगो भर्जन और निस्तापन। भर्जन और, हालांकि इसको एक साथ अगर बोला जाए ना तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आकर लगता है। लेकिन कहना गलत बात है कि हर बार ऑक्सीडेशन होता है, कहीं कहीं तो रिडक्शन हो जाता है, कहीं रिडक्शन हो जाता है। यहाँ हमको देख के लगता है कि हाँ भाई इस जगह पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि सल्फर था, सल्फर हटा और जाके चिपक गया कौन, तो ऑक्सीजन का लगना
और ऑक्सीजन का घटना, ऑक्सीजन का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का घटना, यहाँ ऑक्सीजन बढ़ा है कि घटा, बढ़ा है, मतलब इसका हो गया क्या, छोड़ो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हटाओ ये दिमाग से। फिलहाल इतना कम से कम ध्यान रहे कि सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं तो यहाँ पे दो मेथड है। कौन कौन मेथड है? एगो भर्जन और एगो, भर्जन कब इस्तेमाल करना चाहिए, निस्तापन कब इस्तेमाल करना चाहिए? अगर यहाँ पहले से इसके साथ में ऑक्सीजन होता, किसी भी तरह से अगर ऑक्सीजन होता, किसी भी तरह से अगर ऑक्सीजन होता तो हमको उतना ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं निस्तापन। उसको कहते हैं निस्तापन। क्या होता है? तो जब धातु के जब सांद्रित अयस्क को आप हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हवा की उपस्थिति में, अगर हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब तो हो गया क्या, भर्जन। लेकिन सीमित वायु की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो यहाँ पे सीमित वायु चाहिए या पूरा भरपूर हवा चाहिए? कोई कहेगा कि हवा क्यों चाहिए, वायु क्यों चाहिए, तो कहेगा कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन। तो यहाँ दो काम है, एक तो सल्फर को हटाना है और वहाँ पे ऑक्सीजन लगाना है, और दूसरा है कि गर्म करने के लिए थोड़ा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, थोड़ा आग जलाना पड़ेगा। यानी कि किसी भी तरह से आप जो भी मेथड करें, कुछ भी करें, और उसके साथ में ऑक्सीजन को चिपकाइए, जैसे आप चिपका सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। हाँ, गर्म करना पड़ता है, इतना नहीं गर्म करना है कि वो पूरा गल जाए। हालांकि मरकरी तो पहले से गल है, बेचारा क्या गलेगा। ये तो मरकरी अगर कोई पूछे कि धातु है लेकिन फिर भी याद रखना, धातु होने के बावजूद भी बेचारा कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। वैसा धातु बताइए जो द्रव फॉर्म में पाया जाता है, सिर्फ पारा। कोई पूछ देगा वैसा अधातु बताओ जो कि द्रव अवस्था में पाया, अधातु, अधातु। तो अधातु के बात करेगा तो ब्रोमीन, और धातु की बात करेगा तो पारा। तो कम द्रव्यमान क्या मतलब, गर्म करो, गर्म करो, इतना गर्म करो कि सल्फर हटे और वहाँ जाके ऑक्सीजन लगे और कन्वर्ट हो जाए HgO में, और सल्फर वहाँ से हो गया फ्री H2, या जो भी बोलो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे नॉर्मली सल्फर ऑक्सीजन मिलता है ना, तो ऐसे नहीं रहता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड बना के गैस बन के उड़ जाएगा। ये कौन से प्रोसेस है? भर्जन। तो लिखिए, क्या लिखा रहे थे? सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। हाँ लिखेंगे, लिखिएगा। पारे के सांद्रित अयस्क को, पारा के सांद्रित अयस्क को, पारा के सांद्रित अयस्क को, पारा के सांद्रित अयस्क को पारे के ऑक्साइड में बदलने के लिए, पारे के ऑक्साइड में बदलने के लिए पारे के ऑक्साइड में बदलने के लिए भर्जन विधि, भर्जन, भर्जन ऑलरेडी पढ़ावल है। भर्जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोस्टिंग। भर्जन विधि का उपयोग किया जाता है, 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 भर्जन विधि का उपयोग किया जाता है। चाहो तो लिख लो कि इस विधि में भर्जन विधि का उपयोग किया जाता है, यहीं पे लिख लो। इस विधि में पारे के अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस विधि में पारे के अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस विधि में, इस विधि में लिखें, इस विधि में पारे के अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। हो गया। अब सबसे अंतिम टॉपिक, मतलब अंतिम टॉपिक बोल रहे हैं, अंतिम प्रोसेस कि धातु के ऑक्साइड तो आपको मिल गया, धातु के ऑक्साइड मिल चुका है, मरकरी ऑक्साइड। अच्छा ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना।
बैलेंस कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो और एगो 3 गो और वहाँ ऑक्सीजन मात्र 2 ही गो। तो क्या करें, तो एक काम करो कि एजा भी 2 गुना कर दो कि बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया 2, तो मामला गड़बड़ हो गया। हटा, इतना के मेहनत करता है, हटा। सल्फर ठीक ही एक गो है, मरकरी ठीक ही गो है, गड़बड़ ऑक्सीजन ने है। एजा 2 1 3 है, एक काम करो एजा 3/2 से गुना कर दो, कहानी खत्म। खत्म। देखो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 ऑक्सीजन, ये 3 को हो गया। उसके बाद कोई अगर बाल के खाल निकाले बटा में 2 का है तो हाँ, तो अब भले ही 2HGS ये समझाए हैं कि बटा में 2 रहे तो सभे में 2 2, तो ये हो जाएगा 6 गो ऑक्सीजन। उस हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2HGO, उसके हिसाब से देखोगे तो ये हो जाएगा 2SO2, हो गया बैलेंस। बैलेंस करते रहिएगा। अब लास्ट में आता है धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। तो धातु के ऑक्साइड मतलब HgO, और हम चाहते हैं कि HgO से सिर्फ हमको मिलेगा जी Hg, और ये ऑक्सीजन गायब हो तो ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन के उड़ जाएगा। लेकिन उड़ेगा कैसे, तो कुछ नहीं करना होगा। अब हम इसको सिर्फ गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि ऑक्सीजन मरकरी को छोड़ दे और बाहर निकल जाए, मिल जाए सिर्फ कोची मरकरी। अब जाहिर सी बात है आप गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हीट और रिडक्शन। रिडक्शन का है चिपका देते हैं, रिडक्शन का है चिपकाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन हटेगा तो रिडक्शन, ऑक्सीजन घटेगा तो रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, और यहाँ ऑक्सीजन हटता है। तो सबसे अंतिम प्रोसेस में आते हैं धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। देखिए डैश लिखेंगे, पारे के ऑक्साइड को या पारा ऑक्साइड को पारा ऑक्साइड को या पारा ऑक्साइड से कौन एरिया को पारा ऑक्साइड से उष्मा अपचयन विधि द्वारा, पारा ऑक्साइड से उष्मा अपचयन विधि द्वारा, पारा ऑक्साइड से उष्मा अपचयन विधि द्वारा, पारे ऑक्साइड से उष्मा अपचयन विधि द्वारा, उष्मा अपचयन विधि द्वारा पारा या शुद्ध पारा, जो भी बोलो, शुद्ध पारा प्राप्त किया जाता है। पारे फिर बोला गया पारा, पारा ऑक्साइड से उष्मा अपचयन, पारा ऑक्साइड से उष्मा अपचयन विधि द्वारा शुद्ध पारा प्राप्त किया जाता है। अब उष्मा अपचयन बताने की जरूरत नहीं, उष्मा अपचयन मतलब इसको गर्म करना है, सिंपली खाली गर्म करना है, बहुत गर्म करना है, ऑक्सीजन उड़ जाएगा और मरकरी मिल जाएगा। फिर से टोटली एक बार अगर रिपीट कर ले तो सबसे पहले नंबर पारा के संकेत, पारा के संकेत, पहले नंबर में पारा के संकेत लिखना है। दूसरे नंबर में पारा के परमाणु संख्या, पारा के परमाणु संख्या 80, पारा के परमाणु संख्या 80, पारा के संकेत Hg, पारा के परमाणु संख्या 80। पारा प्रकृति में पाया कैसे जाता है, विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता है, मतलब यह संयुक्त अवस्था में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में ज़्यादा पाया जाता है। गड़बड़ बोलती है, मुक्त अवस्था में कम पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में ज़्यादा पाया जाता है। और अगर संयुक्त अवस्था में पाया जाता है तभी तो बोलते हैं कि उसका अयस्क है। तो पारा के प्रमुख अयस्क कौन है, सिनेबार है, सेलेनाइड है। लेकिन पारे के अयस्क से पारा का निष्कर्षण करने के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है सिनेबार, और इसके अयस्क का अब आते हैं सांद्रण। इसके सांद्रण के लिए हम लोग फेन प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। फेन प्लवन विधि का उपयोग ही काहे करते हैं, क्योंकि पारा का अयस्क जो है यानी सिनेबार जो है मुख्य रूप से कौन सा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो कौन से विधि से, इसीलिए सल्फाइड मतलब सिनेबार का सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है।
इसके बाद अगर सांद्रण हो गया तो सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा? भर्जन। भर्जन भर्जन विधि का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि पहले से ही अगर देखें तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ चलो भाई सिनेबार सांद्रित हो गया, तो सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए भर्जन विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में इसको गर्म किया जाता है जिससे कि मरकरी सल्फाइड मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद है कि अब पारे के ऑक्साइड से शुद्ध पारा प्राप्त करने के लिए फिर से इसको गर्म किया जाता है, और अब इसको गर्म करेंगे ना तो अब ऑक्सीजन भी गायब। और अब बोलेंगे कि अब प्योर मरकरी मिला, तो प्योर मरकरी मिला है मतलब कि धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। अब यही सब प्रोसेस कॉपर में चिपका देंगे, तो लिखो कॉपर का निष्कर्षण। सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन एक दो गो है बुक में लिखल थे, एक दो गो हम बता दे रहे हैं। कॉपर का निष्कर्षण मतलब तांबा धातु का निष्कर्षण। दो तीन इंफॉर्मेशन तो पहले जैसन देना। सबसे पहले तांबा के संकेत, उसके बाद दूसरे नंबर में लिखना तांबा के परमाणु संख्या, तांबा के परमाणु संख्या, उसके बाद तांबा की उपस्थिति मतलब कि मुक्त अवस्था में मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना, एक बात शॉर्टकट में बता देना कि सब में यही बतिया चिपकाना कि मुक्त अवस्था में बहुत कम, मुक्त अवस्था में बहुत कम, मुक्त अवस्था में बहुत कम। अगर मुक्त अवस्था में मिलवे करता तो फिर हम इतना मेहनत काहे करते। जैसे हमको मरकरी, मान लो कि मरकरी हमको सूर्य में मिल जाता, गए जमीन खोदे और जमीन में कहीं मरकरी पड़ल था, वो कोना में बैठल था, तो जब मरकरी मिलिए गया तो फिर इतना प्रोसेस काहे लगा रहे, इतना विधि या इतना मेथड, इतना तरीका, इतना मतलब ताम झाम काहे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में बहुत कम पाया जाता है। तो ये वाला बतिया जो देख रहे हैं इस सब में चिपका देना, इस सब में काम आ जाता है। हाँ सिर्फ बदलना ही है ना कि जहाँ पारा बोल रहे हैं वहाँ पारा के बजाय तांबा हो जाएगा, लेकिन लगभग रहेगा यही सब चीज़। सब में पारा हटेगा, मिटाइए देते हैं। बोलो तांबा के संकेत क्या? Cu। हालांकि इसको बोलते हैं क्यूपरेट, शायद इसका लैटिन नाम है क्यूपरेट। कंफर्म तो हम भी नहीं, हम यहाँ से निकलल है, क्यूपरेट बोलते हैं। तांबा का संकेत। दूसरे नंबर में आपको बताना है कि तांबा का परमाणु संख्या क्या होता है। तांबा के परमाणु संख्या, तांबा के परमाणु संख्या 29 की 30, कॉपर जिंक 29 होगा। 30 में तो जिंक हो जाएगा, 30 में शायद जिंक है 29। और तांबा के संकेत बात करें तो कॉपर, हालांकि इसको क्यूपरेट पढ़ते हैं। तांबा की अगर उपस्थिति की बात करें कि तांबा की उपस्थिति के बारे में बताइए, प्रकृति में कैसा पाया जाता है, तो सब में एक ही बात चिपकाना है कि प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था में कम पाया जाता है या संयुक्त, उस सब में एक ही बात चिपकाना है। लिखो प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है, लेकिन हमको मुक्त अवस्था पे ध्यान नहीं देना। मुक्त अवस्था में अगर मिलिए गया तो फिर काहे लिए इतना धातु कर्म कर रहे हैं, छोड़िए और घरे ले जाके बैठिए तांबा डायरेक्ट। मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। हाँ लिखना चाहो तो लिख देना कि मुक्त अवस्था में कम पाया जाता है, मिलता दोनों है। तांबा मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है।
नीचे उसका अयस्क लिखेंगे। तांबे का प्रमुख अयस्क तांबे का प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट्स। हालांकि कॉपर पाइराइट्स के इस्तेमाल नहीं एक बराबर करते हैं। कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट्स हैं। कॉपर पाइराइट्स काहे ने इस्तेमाल करते हैं सर? क्योंकि कॉपर पाइराइट्स अगर यूज करोगे ना तो कॉपर के साथ साथ उसमें देखिएगा एक और धातु मिल जाएगा आपको। कॉपर ग्लास तो ठीक है, कॉपर में कॉपर है और सल्फर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉपर पाइराइट्स उठाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसे तांबे का अयस्क, तांबा का अयस्क कौन कौन है? कॉपर ग्लास, बताइए सूत्र Cu2S, कॉपर ग्लास। और एक है कॉपर पाइराइट्स, कॉपर पाइराइट्स, कॉपर पाइराइट्स। सूत्र कॉपर Fe(S2) ये होता है। अब कॉपर पाइराइट्स काहे नहीं यूज होता है जनरली? कॉपर पाइराइट्स में क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी है कि कॉपर के साथ साथ इसमें चिपकल है कौन? आयरन भी। तो ये कम रिएक्टिव है और ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप निष्कर्षण गए कॉपर के करने और निकल के भाग गया कौन? आयरन। अरे कॉपर के निष्कर्षण तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन। अगर इसको कोई मिलेगा जो कि इसको खींचे बाहर निकाले तो कॉपर तो बाद में निकलेगा, पहले निकल जाएगा कौन? हाँ, तो वो भी अच्छा बात है। आयरन निकल गया तो बच गया कौन? कॉपर। कॉपर और सल्फर बाद में अगर बचेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? अब तो बतिया तो बराबर हो गया। नहीं फिर घुमा फिरा के हम कहाँ पहुँच गए? कॉपर ग्लास पे, फिर तो वहीं पहुँच गए। कॉपर पाइराइट्स को अगर कुछ उल्टा फिर करके आप सोचते भी हैं कि हम इसका धातु कर्म कर देंगे, अब पहले कॉपर को खींचेंगे, बड़वा का आदमी, कॉपर नहीं निकलेगा, पहले निकल जाएगा कौन? आयरन। और कॉपर बेचारा बैठल रह जाएगा क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है। कॉपर कम रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? तो आयरन पहले भागेगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा तेज है वो पहले निकलेगा। तो कॉपर बेचारा जो बैठल रह जाएगा। अगर आयरन निकल गया और कॉपर और सल्फर आ गया फिर तो घुमा फिरा के कॉपर और सल्फर बना लेगा कोजे कॉपर ग्लास। इसीलिए इसका अगर इसीलिए हम कहें कि अगर इसी में से या तो इससे या तो इससे जो भी बोलो, मतलब इसके अयस्क से अगर हमको कॉपर निकालना है तो ज़्यादा अच्छा है कि काहे ने हम इसी के इस्तेमाल करें कॉपर। इसीलिए कॉपर प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अयस्क का उपयोग किया जाएगा, यानी मेनली कौन सा अयस्क यूज किया जाएगा? कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट्स ने कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट्स, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन कॉपर पाइराइट्स भी कुछ समय के बाद तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास के फॉर्मूला, अच्छा अगर कोई पूछ दे कि मरकरी के एक अयस्क का नाम बताइए जो कि हम अभी अभी बताएं, तो मरकरी के एक अयस्क बताओ सत्यम? सिनेबार। एक अयस्क सिनेबार है। दूसरा अयस्क अगर पूछे कि मरकरी का दूसरा अयस्क बोलो तो क्या बोलोगे? सिलेनाइड। सिलेनाइड के फॉर्मूला बताइए। Hg। कैसे भूल सकते हो रे, हम बार बार पूछते रहते हैं। सिलेनाइड के अगर कोई फॉर्मूला पूछ दे तो क्या बोलोगे अंजलि? Hg और अगर कह दे सिनेबार के फॉर्मूला, हाँ HgS। भूल कैसे जाते हैं, बार बार पूछते रहते हैं। सिनेबार मतलब HgS और सिलेनाइड मतलब HgAc। और दोनों किसका अयस्क है? मरकरी के। दोनों किसका अयस्क है? मरकरी के। हाँ पारा के। कॉपर के अयस्क बताइए। कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट्स। कॉपर का अयस्क कॉपर ग्लास और कॉपर
तुमको लग रहा है ना कि इतना काहे बोल रहे, एक बार लिखा के छोड़ दीजिए ना, एक बार खाली लिखा देंगे ना और दोबारा अगर नहीं रिपीट करेंगे ना तो थोड़ा फिर 10 बार रट्टा मारे पड़ेगा, तब जाके याद होगा। उससे अच्छा कि अगर हम 5 बार बोल देंगे तो याद हो जाएगा कि कॉपर के अयस्क, कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइट्स। कॉपर ग्लास के सूत्र नहीं याद हो कोई बात नहीं, चलेगा। नाम याद रखना कि कॉपर का अयस्क क्या है, कॉपर ग्लास, और क्या है, कॉपर। अगर सूत्र याद रख सको तो अच्छा बात है कि कॉपर ग्लास के सूत्र क्या होता है, Cu2S। कॉपर पायराइट्स के सूत्र क्या होता है, CuFeS2, CuFeS2। कॉपर का अगर संकेत पूछे तो Cu, हालांकि इसको क्यूपरेट या क्यूपराइट पता नहीं क्या बोलते हैं लैटिन नाम। कॉपर का यानी तांबा के परमाणु संख्या 29। प्रकृति में यह मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में दोनों ही अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कम, संयुक्त अवस्था में थोड़ा ज़्यादा। हालांकि मुक्त अवस्था में अगर मिले भी तो हमको उससे क्या काम है, हमको मतलब है किससे, संयुक्त अवस्था से। हमको पढ़ना है मेटलर्जी, हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं। मेटलर्जी क्या होता है, धातु कर्म किसे कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि धातु कर्म किसे कहते हैं तो क्या बताओगे, धातु कर्म किसे कहते हैं। हाँ, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही। इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं धातु कर्म तो हमको अयस्क चाहिए, हमको शुद्ध धातु, हमको अयस्क चाहिए। तो अगर मुक्त अवस्था में मिलबो करेगा ना तो हम नहीं उठाएंगे, हम उठेबे करेंगे कौन सी अवस्था, संयुक्त। अब इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन, कॉपर ग्लास, क्योंकि इसका अगर हम उपयोग करते भी है तो अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा पहले कॉपर ग्लास में और फिर कॉपर ग्लास कन्वर्ट होगा जाके कॉपर में। तो स्टार्ट करते हैं, अब शुरू करते हैं। लिखेंगे सांद्रण, तांबे के अयस्क का सांद्रण। अच्छा हाँ, ये तो बोलना भूल गए नहीं, क्या बोले, पूरा बोलिए। अयस्क इतने लिखा है, इसी में जोड़ दीजिए। तांबा के प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइट से, कॉपर पायराइट से। लेकिन 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 या कहो मुख्य रूप से कॉपर ग्लास, मुख्य रूप से कॉपर ग्लास अयस्क के या अयस्क को, मुख्य रूप से कॉपर ग्लास अयस्क को, हाँ अयस्क को या अयस्क से ही लिखो, अयस्क से कॉपर प्राप्त किया जाता है, कॉपर प्राप्त किया जाता है। कॉपर माने हिंदी में तांबा, तांबा प्राप्त किया जाता है। अब वही 3 प्रोसेस पहले नंबर में बोलो क्या बोलते हैं। सबसे पहला सांद्रण, अगर सांद्रण हो जाता है तो दूसरे नंबर में सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना, धातु के ऑक्साइड में बदलना। तीसरा प्रोसेस क्या होता है, बोलो जरा, तीसरा प्रोसेस क्या है, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, वो जय राजा, धातु के ऑक्साइड से, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। तुम ही बोलो, तो तुमको नींद आ रहा है, 2-3 बार पूछेंगे तो नींद टूटेगा। सांद्रण के लिए अगर बात करें, किसके सांद्रण के लिए कौन सा मेथड यूज करें, सांद्रण में 2-3 से मेथड है। यहाँ पे इसके सांद्रण के लिए कौन सा मेथड यूज करें, काहे फेन प्लवन विधि यूज करें, सल्फाइड अयस्क है, इसमें सल्फर साफ साफ झलक रहा है कि सल्फर है। और सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए कौन सा विधि यूज किया जाता है, बैठो तो लिखेंगे कॉपर ग्लास का सांद्रण देके डैश, या खाली सांद्रण देके डैश लिखो रे, सांद्रण और डैश लिखिए, लिखेंगे। चूंकि कॉपर ग्लास एक सल्फाइड अयस्क है, 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 कॉपर ग्लास एक सल्फाइड अयस्क है। इसीलिए या इसलिए इसका सांद्रण
इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा। अब फेन प्लवन विधि अगर नहीं मालूम है तो जाके पहले फेन प्लवन विधि पढ़ लो। इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। बताओ विकी, फिर से पूछेंगे, पूछने तो काम है यार, तो याद कैसे होगा? फेन प्लवन विधि क्या है? हाँ, कैसे काम चलेगा विकी कुमार? को मालूम है क्रिस? तू नहीं बता, तू बता देगा। बतवे वाला पढ़ेगा। हाँ तुम्हें नहीं, तू भी छोड़ो, ठीक है, पहले तुम बोलो। बोल बाबू तू, फेन प्लवन विधि क्या है? जैसे लिखना ना यहाँ पर है, लेकिन कोई पूछिए दिया कि फेन प्लवन विधि क्या है, पूछ दिया क्या, पढ़ना भी है तो फेन प्लवन विधि जो है वही तेल से भीग जाता है। अजीब अजीब से तो नहीं बोलता, मालूम है? नहीं मालूम करो, तभी तो हम पूछते रहते हैं। जब पूछेंगे बार बार तो एक आध बार रिपीट करो कि हाँ भाई अभी पढ़ के जाएंगे। अच्छा बात है। हाँ, सल्फाइड आयस के पानी से नहीं गीला होता है। हाँ, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं ना कि पानी से भरा हुआ एक बीकर लेते हैं, बैठो, और उस बीकर में तारपीन का तेल डाल देते हैं और सल्फाइड अयस्क के पाउडर को उसमें डालते हैं। सल्फाइड अयस्क जो होता है वो तेल से भीगता है, पानी से भीगता होता है, लेकिन जो गंदगी है वो पानी से भीग कर नीचे बैठ जाता है और सल्फाइड अयस्क तेल से ऊपर उड़ते रहता है, ये छलाल रहता है, बाद में हवा के झोंका भेज के उसको बाहर निकाल लेते हैं। खैर बार बार हम इसलिए पूछते हैं जब मैं आपको समझ में आवे कि है क्या फेन प्लवन विधि। फिलहाल क्या बोल रहे थे हम? कॉपर ग्लास के सांद्रण के लिए हम लिखवाएं क्या? हाँ, कॉपर ग्लास एक सल्फाइड अयस्क है, इसीलिए इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे कि सांद्रित अयस्क को अगर अयस्क नहीं लिखना है तो डायरेक्ट बोलिए कि सांद्रित कॉपर ग्लास को सांद्रित कॉपर ग्लास को हवा की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में हवा की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में कम द्रव्यनांक से गर्म करने पर, ये कम द्रव्यनांक बार बार काहे बोलते हैं? अरे अगर शुरू में बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे तो मामले गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, मामले गड़बड़ा जाएगा। अभी आपको ये ध्यान में रखना है ना कि कॉपर ग्लास Cu2S और इसको गर्म करना है किसकी उपस्थिति में? हवा मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ से सल्फर हटेगा, तो वहाँ जाके चिपकेगा कौन? Cu2O, और सल्फर हटेगा। सल्फर अगर हटता है तो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर सल्फर डाई गैस बन के उड़ जाएगा। तो अभी मेन पर्पस है कि सल्फर को हटाओ। सल्फर ध्यान रहे कि सल्फर कोई पूछेगा धातु है क्या, धातु कोची बोलोगे? सल्फर अधातु है,
सल्फर को अगर हद से ज़्यादा गर्म कर दोगे ना, मान लो इतना गर्म कर दोगे कि गल जाए, पूरा गल जाए, तो गल जाएगा तो क्या होगा, गल जाएगा तो गल जाएगा। गलने से भी कोई फायदा नहीं है, कॉपर और सल्फर एक के साथ रहेगा, मर जाएगा लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा, गल जाएगा लेकिन एक दूसरे का साथ। अरे पहले दोनों के अलग करो, ठीक है, दोनों में पहले फूट डालो, अब फूट डाले का नियम है कि कोई तीसरा भेज दो। अब ऑक्सीजन जाए तब सल्फर हटे, अब ऑक्सीजन गया, सल्फर से ज़्यादा तेज तर्रार है, सल्फर से ज़्यादा बेहतर है, ए तू सल्फर हट, ठीक है। ये ऑक्सीजन ऐसा है जो सल्फर को भी संभालता है, कॉपर को भी संभालता है, दोनों के साथ में। तो मेनली तो हमको कॉपर से मतलब है ना कि कॉपर में ऑक्सीजन आ जाए, क्यों, क्योंकि जैसे ही कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा Cu2O, अब हम इसको हीट कर देंगे, और अब जितना हीट करना हीट करो, अब कोई पाबंदी नहीं, अब आप जितना हीट करना चाहते हैं, कितना, जितना हीट कर सकते हो, कितना, अरे इतना हीट करो, इतना हीट करो कि अब जाके ही गल जाए, अब गल जाए। पहले तो सल्फर से अलग कर दिए, वो सल्फर के साथ में उसका दोस्ती यारी था, सल्फर को तोड़े, फिर ऑक्सीजन के साथ लगाए, अब ऑक्सीजनों को छीन लेंगे, अब तू अकेले मर। अब इतना हीट करेंगे, कॉपर अलग और ऑक्सीजन, हद से ज़्यादा गर्म करोगे तो ऑक्सीजन उड़ जाए करेगा, उड़ जाएगा, पूरा गलेगा तो। लेकिन कॉपर नहीं उड़ेगा, क्योंकि कॉपर धातु है, कॉपर क्या है, और ये भारी होने के वजह से नीचे बैठल रहेगा। ऐसा थोड़ा कि कॉपर उड़ उड़ के किसी के नाक में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, जाएगा भी उड़कर तो कौन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, थोड़ा बहुत। कॉपर नहीं जाएगा, कॉपर अगर गलता है तो नीचे बैठेगा, लेकिन ऑक्सीजन निकल जाएगा, यानी कि हमको मिल गया कॉपर। फिर से भर्जन विधि में आप हद से लिखना नहीं है, भर्जन विधि में आप कॉपर ग्लास को हद से ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते। काहे, हद से ज़्यादा गर्म कर दोगे तो कॉपर भी गल जाएगा और सल्फर भी गल जाएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ। इसलिए ध्यान रहे कि कॉपर ग्लास को हम लोग कम द्रव्यनांक से, कम द्रव्यनांक मतलब इतना नहीं गर्म करना है कि वो एकदम द्रव बन जाए, इतना नहीं गर्म करना है कि वो एकदम गल जाए, इतना गर्म करना है कि सल्फर इसका साथ छोड़ दे और वहाँ पे जाके कौन लग जाए। इस विधि को क्या कहते हैं, भर्जन। फिलहाल क्या बोल रहे थे वो बोलिए। सांद्रित कॉपर ग्लास को वायु की उपस्थिति में कम द्रव्यनांक से गर्म करने पर, कम द्रव्यनांक, हाँ वही, कम क्या बोलते हैं, द्रव्यनांक से कम ताप पर, गलती निकल गया, द्रव्यनांक से कम ताप पर, द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करने से कॉपर ग्लास कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि उसका नाम क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड कोई नहीं बोलता है जल्दी, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड लिखल है वहाँ पर, लिखल है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। Cu2 क्या है, कॉपर ग्लास, ऑक्सीजन के साथ। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जब एक चीज़ बार बार लिखना भूल जाते हैं, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था HEAT, मतलब हीट कर रहे हैं, और यहाँ भी वही प्रोसेस है, हीट। यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग, इतना हीट करते हैं ना कि वो गल जाए। क्यों गल जाए, कॉपर अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए। ये जे का है ना एकदम गर्म कर दिए, बाद में कॉपर असल नहीं अलग नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो दोनों कोई फ़ायदा नहीं, दोनों एक साथ जिएगा, एक साथ मरेगा, ठीक है। कॉपर और ग्लास के दोस्ती को आप तोड़ नहीं सकते हैं कितनों गर्म करके, इसलिए पहले तो होता है कि दोस्ती तोड़ो, सल्फर को अलग, फूट डालो, राज करो। अब फूट डालने के लिए एगो बीच में डाल दो। अरे ये नेचर के नियम है, प्रकृति के नियम है कि अगर किसी का साथ छोड़वाना है तो किसी और को बीच में भेज दो। ऑक्सीजन गया, सल्फर हटा, और जैसे ही ऑक्सीजन हटा तो बाद में ऑक्सीजन भी छोड़ देगा उसको, तो मर अकेले, कॉपर अलग, मिल गया, क्या फ़र्क पड़ता, हमको तो अकेले ही चाहिए था। जो अकेले रहेगा लाइफ में वही सक्सेस करेगा, कॉपर। लिखिए लिखिए आगे, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। एक बार फिर से रिपीट कर दो, लिखें क्या, कॉपर ग्लास के, सॉरी, सांद्रित कॉपर ग्लास, हाँ मीन है कि, हाँ सांद्रित कॉपर ग्लास
को वायु की उपस्थिति में कम द्रव्यमांक, यानी द्रव्यमांक से कम ताप पर, द्रव्यमांक से कम ताप पर, हम गलती बोल देते हैं, द्रव्यमांक से कम ताप पर, द्रव्यमांक से कम ताप पर गर्म करने से कॉपर ग्लास क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। देखो बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना, बैलेंस हो जाएगा तो से होते जाना चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ फिर वही बात है, जा गुना कर देना, कैसे 3/, नहीं 3/, अभी सिखाए थे पिछला में, 3/2 से गुना करना, तो 2/, में है, फिर सब में 2 से गुना कर देना। अगला प्रोसेस आता है धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। देखिए डैश लिखोगे, क्यूप्रस ऑक्साइड को अत्यधिक ताप पर गर्म करने से, क्यूप्रस ऑक्साइड को अत्यधिक ताप पर गर्म करने से हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है, या कहो शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। शुद्ध तांबा अत्यधिक ताप पर गर्म करने से, यहाँ पर अत्यधिक ताप पर गर्म करना ही होगा क्योंकि ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला लिख लीजिएगा। अगर रिएक्शन के हिसाब से लिखोगे तो कॉपर ऑक्साइड हीट, इतना हीट करना है कि मेल्ट हो जाए, तो कॉपर मिलेगा मेल्ट क्या बोलते हैं, मेल्टिंग स्टेट में या पिघले हुए अवस्था में, और ऑक्सीजन उड़ जाएगा। और हमको तो यही चाहिए, चाहे वो पिघले हुए अवस्था में रहे चाहे ठोस अवस्था में रहे, कॉपर चाहिए था, कॉपर मिल गया। हाँ, अगर पूछे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलकर भाग गया, मतलब 100% है कि हम इसको बोलेंगे कि अपचयन है, अपचयन है। फिर भी अगर पूछे कि कौन सा अपचयन है तो क्या जवाब है, उष्मा, क्योंकि यहाँ पे हम इस्तेमाल किए हैं किसका, हीट का। ऑक्सीजन हटाने में हमको मदद कौन किया, उष्मा। तो अभी दोनों जो आज बताएं उसमें किसके, मतलब किसके मदद से हम ऑक्सीजन को हटाए थे, हीट की मदद से। तो आज ये दोनों बताएं उसमें हीट रिडक्शन था, अब कल जो बताएंगे उसमें केमिकल रिडक्शन रहेगा, कल वाला में केमिकल रिडक्शन रहेगा। बोलो। वो गैस ऊपर निकल जाता है, जो एरो रहता है वो गैस बाहर निकलेगा। वो जो एरो रहता है ना, वो दिखाता है कि गैस ऊपर जा रहा, कभी कभी एरो नीचे रहेगा। तो अगर एरो नीचे दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रेसिपिटेट है, वो एकदम नीचे जाके बैठ जाएगा। अगर कुछ नहीं दिखाए, नॉर्मली छोड़ दिए तो ये नॉर्मली है, मतलब जैसे पानी है, अब पानी में अगर कोई दो चार कौची इकाई चम्मच अगर कोई आटा डाल दे तो पानी नियन रहेगा, लेकिन आटा धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। तो आटा नीचे बैठता है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और उसके लिए हमको दिखाना पड़ता है एरो नीचे की तरफ। और अगर गैस ऊपर उड़ रहा है तो उसके लिए दिखाना पड़ता है ऊपर, तो ऊपर मतलब उड़ रहा है और नीचे मतलब बैठ रहा। तो प्रेसिपिटेट के लिए नीचे और गैस के लिए ऊपर, और जो नॉर्मल है उसके लिए कोई साइन नहीं देना, वो नॉर्मल तो है ये है।